गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज एक नए टॉपिक के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम आपको बताने वाले हैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। डीपीएसपी हमारे भारतीय संविधान में क्या रोल है, डीपीएसपी का कैसे अलग अलग स्टेट के लिए किस प्रकार से पॉलिसी को बनाया गया है, गांधीयन एरा प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम, इसमें सोशलिस्ट के बारे में बात करेंगे और लिबरल के बात करेंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आपको बताने वाला हूं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या, डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई ये डीपीएसपी किसका पार्ट है, कौन से पार्ट में लिया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, मेंशन इन द पार्ट 4 कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे, 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं और उसमें 4th पार्ट में आपको डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कहां से कहां तक शामिल है, ये आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इनको डाला गया है। डीपीएसपी क्या है, आर द टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, कहां से लिया गया अभी ये लिया गया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिया है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को कहां से अपनाया, कहां से बोरो किया है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब भाई इसके बारे में देखिए, डायरेक्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्हें डिस्क्राइब किया था दिस द प्रिंसिपल एज अ नोवल द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, वो कौन सा है भैया, एक तो ये कि डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ा था कि भाई यदि किसी भी भारतीय नागरिक या जो भी नागरिक इंडियन सिटीजन हैं उनको कहीं पर भी राइट्स का वायलेशन होता है तो वो क्या है, कोर्ट में जस्टिसेबल है। लेकिन यहां पर ये अनफोर्सेबल है और कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, क्या है, डीपीएसपी। क्योंकि ये एक तरीके की पॉलिसी है और पॉलिसी एक स्टेट को गाइडलाइंस दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ये पॉलिसीज बनाइए ताकि वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज की बात मैंने बोला है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं। यदि वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज हमें बोला है तो हम डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। और वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज की बात करेंगे तो हम डीपीएसपी की बात करेंगे। क्योंकि यहां पर कलेक्टिव डेवलपमेंट है, कलेक्टिव वेलफेयर है और वहां पर इंडिविजुअली वेलफेयर। ठीक है, तो अब ये देखिएगा अभी नेक्स्ट इसमें कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ईच इंडियन स्टेट। अब यहां पर ईच इंडियन स्टेट, एक तो स्टेट का मतलब देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 12 में देखा था कि भाई स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट का। और यहां पर भी आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। स्टेट का आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट कह सकते हो कि गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपने समाज के लिए आप किस प्रकार से वेलफेयर करोगे, किस प्रकार से पॉलिसी बनाओगे, उसके बारे में। ठीक है भाई, तो इसी को ही हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कि भाई ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किसका किया जाएगा, समाज का किया जाएगा इसमें। और दूसरा किसके बारे में बात करें, गांधीयन प्रिंसिपल। क्योंकि गांधी जी को देखोगे कि आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में बताया गया था वहां पर, फिर कि भाई किस प्रकार से पंचायत को ऑर्गेनाइजेशन किया गया और गांव का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें किसको, गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में, जैसे सोशलिस्ट के बारे में किस प्रकार से कौन कौन से आर्टिकल को दिया गया है, गांधीयन प्रिंसिपल में अलग से इंडस्ट्रीज को, कोटेज को, एनिमल हस्बेंड्रीज के बारे में उसमें बात करेंगे। और लिबरल और इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात करेंगे। लिबरल होना चाहिए, जैसे मैंने एक और यूसीसी बताया था आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आज भी चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि भाई इंडिविजुअली का, प्रत्येक का अपना अलग धर्म है और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्योंकि सीआरपीसी में क्या था कि सबके लिए इक्वल बना दिया गया था राइट, कि सब पर लागू होगा, हर धर्म पर लागू होगा। लेकिन यहाँ पर यूसीसी की भी डिमांड को हमने किस में डाला था, इंटेलेक्चुअल में डाला था। टेक्नोलॉजीज के लिए ट्रैक बनाए गए थे, उसमें हमने डाला था एजुकेशन क्या, जो राइट है, राइट टू एजुकेशन आपका वैसे तो फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 21 में, लेकिन यहाँ पर भी हम लिबरल में भी बात करेंगे
कि भाई एजुकेशन भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, यदि आप देखते हो आंगनवाड़ी वगैरह इसमें भी दिया गया है प्रिंसिपल। तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर भाई? नंबर 1 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल है, और तीसरा क्या है आपका? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में। सोशलिस्टिक मतलब क्या? दिस प्रिंसिपल आर कंप्लीट द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म एंड द ले डाउन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट का इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, इसीलिए हम इसको कई बार डीपीएसपी को क्या बोल देते हैं कि भाई पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक बेस्ड है, पूरा का पूरा सोशलिज्म बेस्ड है। ठीक है, सोशलिज्म में क्या है कि भाई पूरी सोसाइटी का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब क्या भाई? दे आर द डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट थ्रू द फॉलोइंग। कौन कौन से भाई आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम डालेंगे? तो सबसे पहले डालेंगे द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। भाई सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, द सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर एंड बाय द जस्टिस के माध्यम से। आर्टिकल 38 में देखते हैं प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज को, कि भाई ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटीज का गैप ताकि कम हो सके, है ना। इसीलिए तो हम कैपिटलिस्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो ये प्रिंसिपल लेके आए हैं कि भाई सोशलिस्ट की तरफ जाएंगे। कैपिटलिस्ट में क्या है? जो अमीर है वो अपना एक तरीके से मोनोपोली बना लेता है और अमीर बनता ही चला जाता है, और गरीब है वो बिल्कुल गरीब होता चला जाता है। तो इनइक्वालिटीज का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी क्या दिया है? राइट टू इक्वालिटीज बिफोर लॉ, है ना। आर्टिकल 14 में भी पढ़ा है, तो उसमें भी हमने ऐड किया है, प्रमोट किया था। लेकिन डीपीएसपी में भी हमने किसके बारे में बात किया है? यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज के, जिसका आर्टिकल आपका 38 है। दूसरा देखिए भाई आर्टिकल 39 टू सिक्योर। सिक्योर किसका करता है? द राइट ऑफ द एडुकेट मींस द लाइवलीहुड, कि भाई लोगों को इस प्रकार से सोसाइटी में, समाज में इस प्रकार का कुछ तक काम दें कि ताकि उनके जीवन जो है, जीवन यापन का जो खर्चा है, निर्वाह है, वो खर्च कम से कम तो उनको मिले ही। ठीक है, एंड द इक्वल। इसी प्रकार से देखिए पहले क्या होता था भैया? मैन और वुमेन। ठीक है, मान लेते हैं आजकल जो मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग भी मान लेते हैं कि 500 यहाँ पर पे है, तो पहले क्या होता था? 500 मैन को मिलते थे और उसी काम के लिए वुमेन को कितने मिलते थे? 400। तो ये कहाँ का राइट है? ये कहाँ का राइट है कि सोसाइटी में क्या इक्वलिटी की बात हो रही है? सोसाइटी में नहीं हो रही, क्योंकि सोसाइटी में तो मैन और वुमेन रह रहे हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो एक और हमने यहाँ पर क्या है? आर्टिकल 39 लेके आए और इसमें डाला गया भाई कि टू सिक्योर किया गया एक प्रकार से कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन के बारे में बात कर दिया गया। अब जो आर्टिकल 39A है, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। भाई ये आपका 42nd अमेंडमेंट था। कब आया था? 1976 में। अब ये क्या है देखिएगा? टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड। तो मान लेते हैं भाई गरीबों के लिए क्या है? अमीर लोग तो भाई कहीं से भी, आपको पता है, वकील हायर कर सकता है, हायर कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है और अपना जस्टिस पा सकता है। लेकिन स्टेट का एक दायित्व है, स्टेट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई जो लोग गरीब हैं उनको क्या दिया जाए? लीगल एड दी जाए फ्री में, वो भी फ्री में। ताकि कई बार आपने सुना होगा लोक अदालत का नाम, है ना। लोक अदालत एक प्रकार का क्या है भैया? ये फ्री है, फ्री में जस्टिस करता है और ये फ्री लीगल एड का भी कॉन्सेप्ट लेके आता है। और आप ये सोचिएगा यदि लोक अदालत ने कोई फैसला दे दिया, और वो केस भी है, वर्डिक्ट सुना दिया गया, और वो केस यदि हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो उसका भी जितना भी खर्चा है वो फिर वापस मिल जाता है। इसी प्रकार से हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि भाई हम क्या, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई आप गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड लेके आइए। तो ये आर्टिकल अमेंड किया गया था, कौन से में? 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1976 में आया था आपका। उसके बाद आप देखिएगा आर्टिकल 41, इसमें क्या है? टू सिक्योर द राइट ऑफ द वर्क, भाई वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस द केज ऑफ द, किस केस में? सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, कौन? अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखते होंगे भाई, बाहर भी देखे होंगे, यूएसए में भी देखते होंगे, बहुत बड़ा एक हिस्सा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता। और भारत में भी कई स्टेट में भी है वे फिलहाल
बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। किस केस भाई, क्योंकि क्या है, राइट टू वर्क का कॉन्सेप्ट है। अब वर्क मिल नहीं रहा तो आपको बेरोजगारी भत्ता तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, और ये हमारे देश के अलावा तो और काफी कंट्रियों में भी लागू है। उसके बाद टू पब्लिक द असिस्टेंस। अब पब्लिक असिस्टेंस कैसे, ओल्ड एज देखते होंगे भाई, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हो जाते हैं उनको ये वो पेंशन स्कीम दिए जाते हैं, हर स्टेट में दिया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ओल्ड एज पेंशन है, लागू है, ठीक है। और सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट का भी क्या है कॉन्सेप्ट लागू है कि भाई कोई अपाहिज है उनको किस प्रकार से, जैसे टीबी का कोई मरीज है, कैंसर का कोई मरीज है, उसको भाई फ्री में दवाइयां दे दी जाए या उनकी पेंशन बना दी गई। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के पॉलिसी लेके आए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो एक प्रकार से मैं बोलूं तो क्या यह है टू सिक्योर द राइट, टू सिक्योर द राइट ऑफ द एजुकेशन टू द पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ द, किस केस में भैया, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। आपका किस केस में बात करेंगे हम, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, और उससे आगे ओल्ड एज के बारे में बात करेंगे और सिकनेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भी आर्टिकल 42 क्या कहता है, टू मेक द प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन द कंडीशन फॉर द वर्क एंड ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन की कंडीशन किस प्रकार से उस प्रकार। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैटरनिटी रिलीफ है। मैटरनिटी रिलीफ क्या है, भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और उसमें जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या जो भी मैटरनिटी लीव लेते हैं इस प्रकार से प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान, तो वो पहले कितनी मिलती थी आप बताइएगा, 16 वीक्स की, और अब कितनी मिलती है, 26 वीक, मतलब 26 सप्ताह की वो कर दी गई है मैटरनिटी लीव की। भाई आपको 6 महीने तक के लगभग ये आराम दिया जाएगा डिलीवरी होने के बाद। तो ये भी एक प्रोविजन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 43 के बारे में, टू सिक्योर द लिविंग वेज and the decent the standards of life and social and culture opportunities as for the all workers। the standard of living क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग हम आप आज भी देखोगे कि कई जगह कई स्टेटों ने, जैसे हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, अलग अलग पंजाब हुआ, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में मिनिमम वेज एक्ट लेके आए गए हैं। उसमें क्या है कि भाई कई स्टेट में क्या है, महंगा स्टेट है तो वहां पर ज्यादा मिनिमम वेज है। अब मुंबई जैसे शहर में तो मिनिमम वेज में यदि आप डाल दो 10,000 रुपए तो वहां पर काम नहीं चलेगा। और दिल्ली मुंबई, दिल्ली के कंपैरिजन में लगता है कि भाई थोड़ा बहुत सस्ता शहर है मुंबई के कंपैरिजन है तो वहां पर चल जाएगा, लेकिन अलग अलग स्टेट में इसी प्रकार से मिनिमम, ताकि लोगों का जीवन यापन डिसेंट तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रह सके और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को क्या ऑल वर्कर्स को मिल सके। तो ये आर्टिकल ये आपका 43 भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे किसके अंदर में आते हैं, आपके सोशलिस्ट के सोसाइटीज में हमारे सारे वर्कर्स हैं, सभी लोग हैं। और मेन पर्पस मैं फिर से बता रहा हूं, मेन पर्पस इंस्ट्रक्शन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको, स्टेट को, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और आपकी गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट आती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है कि भाई आप पॉलिसीज बनाइए। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या, आयुष्मान भारत योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी तरीके की योजनाएं जो है हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बहुत सारी योजनाएं लिखी हुई। और इसी के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 43A, द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स, कि भैया मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो पहले क्या होता था, लेबर को, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। और इसमें से क्या होता था, जो बिजनेसमैन होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे वो किसकी तरफ मुंह कर जाते थे, कैपिटलिस्ट की तरफ मुंह कर रहे थे, और जिससे लॉस किसका हो रहा था, वर्कर्स का हो रहा था। तो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और ये अमेंडमेंट था 42 का, और उसमें 1976 में कि भाई आप क्या करो, पार्टिसिपेशन करो, किसका, वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। तो ये आर्टिकल 43 और ये इंपॉर्टेंट भी है भैया, आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 47, द राइज इन द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन जो लेवल है न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग द पीपल एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो भाई अब इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ पर किस प्रकार से, आप जैसे पोषण अभियान आप देखोगे आंगनवाड़ी में, प्रेगनेंसी तो उसमें न्यूट्रिशन कई प्रकार के
अभियान चलाए जाते हैं ताकि जो महिला है सब चाहे वो स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार के भी कंडीशंस आपको दिया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 47। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए भाई गांधी जी, गांधी एंड प्रिंसिपल्स को, कि गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी जो डेवलपमेंट चाहते थे वो कहां से चाहते थे? कई बार आपने कोट सुना भी होगा गांधी जी का कि भारत किस में बसता है? भाई भारत गांव में बसता है। तो गांव का, गांव के छोटे छोटे उद्योगों का किस प्रकार से विकास हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज का किस प्रकार से विकास हो, शिक्षा का किस प्रकार से विकास हो, पंचायत एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे ताकि पंचायत के माध्यम से फंड रिलीज करवा के उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है गांधीयन प्रिंसिपल का। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट अभी आ जाना चाहिए भैया, अभी के अभी, कि इसके ऊपर जो एक लॉ बनाया गया है, अमेंडमेंट किया था, कौन सा अमेंडमेंट था और कब लागू किया था, और सबसे पहले पंचायत किस स्टेट ने लागू की थी? सबसे पहले तो सभी बता दोगे, आप नंबर 3 पे बताइए कमेंट करके कि नंबर 3 पे कौन सा स्टेट था जिसमें पंचायत लागू? आप बताइए। द ऑर्गेनाइजिंग द विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजिंग द विलेज पंचायत एंड द them of the necessaries power। नेसेसरीज पावर क्या भाई? गांधी का जी का क्या मानना था कि भाई भारत किस में बसता है? गांव में बसता है, और गांव के लिए एक अपना अधिकार, अपना लीडर होना चाहिए, अपना प्रधान होना चाहिए। और इसी प्रकार से ये यहाँ पर पंचायत का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और हमने एक बात स्टार्टिंग में ये पढ़ी थी कि भाई ये डीपीएसपी क्या है? ये अनफोर्सेबल लॉ है, एक प्रकार से हम इसको लागू कोर्ट में नहीं ले जा सकते, अनफोर्सेबल जस्टिस है, इसको लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? कि स्टेट को, सभी स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं कि भाई जब स्टेट समर्थ होगा, जब स्टेट के पास पैसा आएगा, तो क्या प्रिंसिपल लागू कर देगा? पंचायत का, ऑर्गेनाइजेशन पंचायत। क्यों भाई? यदि मान लेते हैं कि हमने पंचायत तो लागू कर दिया, स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, आजादी के टाइम क्या था? सभी स्टेट के पास पैसा, और हमने पंचायत लागू कर दी। पंचायत में क्या? सभी को रोड बनवाना है, किसी को पोल, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगवाने हैं, तो क्या उसमें पैसा लग चाहिएगा ना, और स्टेट के पास पैसा नहीं, इसलिए हम इसको मामले को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो इस रीजन से ये अनजस्टिसेबल है, अनफोर्सेबल है। ठीक है भाई, ये रीजन था कि हम किसको, डीपीएसपी को हम कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। और टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, तो भाई पैसा है नहीं और प्रमोट कर दे अभी तो देखो लगभग सभी स्टेट्स ने, आपका पता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बना दिया है, जो जेएनके में भी पंचायत के चुनाव होते हैं, आपको पता है। तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो गांधी का सबसे पहले खादी अभियान गांधी के लेके आए थे चरखा के माध्यम से, है ना, तो वो क्यों था? क्योंकि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी थी, किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। वो क्या कर रहे थे? ड्रेन्स ऑफ वेल्थ, यहां से कच्चा रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे थे, कहां लेके जा रहे थे? इंडस्ट्रीज में, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से क्या प्रोडक्ट बनवाकर यहाँ पर शर्ट बेचते थे, और फिर यहाँ का पैसा बाहर लेके जा रहे थे। तो उनको बोला कि भाई किसको प्रमोट करो आप, और वो ही बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट रहता है, इंडिविजुअली एंड द कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर। और सेकंड क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आर्टिकल 43B, टू प्रमोट द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंक्शन को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने देखा होगा, कोऑपरेटिव बैंक जो किसानों को लोन देते हैं और उनका कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि किसान लोन लेके अधिक से अधिक अपनी फसल उगा सके और महाजन के जो लोन से उनसे बच सके। तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया था हमारा अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, टू प्रमोट द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल 46, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में प्रमोट क्या? एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड किसका? देखिए एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस, अदर वीकर सेक्शन, एससी एसटीज के लिए भी हमने क्या अलग से भाई इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से, क्योंकि इनसे पहले काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एससीज का। तो वहां पर भी गांधी जी ने गांधीयन प्रिंसिपल्स में डाला कि भाई इस प्रकार से एससी एसटीज का यदि आपने उद्धार कर दिया, उनको एक धारा में लेके आ गई। धारा में क्या भाई, लोगों के साथ उनका भी जीवन अपना अच्छी तरीके से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बड़ी बेहतर तरीके से जिसके, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कौन सा? तो एजुकेशनल में आपने देखोगे तो 0 to 6 ईयर के फ्री एजुकेशन लीगल एड के बारे में भी कॉन्सेप्ट किया गया है कि आर्टिकल 66। उसके बाद आर्टिकल 47 क्या कहता है? द प्रोहिबिशन द कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। भाई ये क्या है? आज आप देखोगे काफी स्टेट में
इंटॉक्सिक क्या है, क्या शराबबंदी है ना, तो कौन में है, जैसे बिहार, गुजरात, क्योंकि गुजरात में क्या भाई, गांधी जी कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात में, तो वहां पर भी दारूबंदी। वो अलग बात है कि भाई कहीं ना कहीं से लोग अरेंजमेंट करते हैं और कई प्रकार से तस्कर पकड़े भी जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन गांधी जी का क्या मानना था कि इंटॉक्सिक इन पर सभी पर बैन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। और आज बहुत सारे स्टेट हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन काफी लेकिन एक दिल्ली का ऐसा स्टेट है कि किसको प्रमोट कर रहा है ये, है ना, आपको पता ही है, मैं ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, कि दिल्ली किसको प्रमोट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लिकर्स को प्रमोट कर रहा है। तो ये भी गांधी के प्रिंसिपल से कैसे मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल बताएंगे 48, टू प्रोमोशन ऑफ द स्लेटर द काउस, क्लेव्स एंड द अदर मिल्क एंड द ड्रॉट कैटल्स एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। इसमें देखो मिल्क क्या होता है, कि मिल्क के मतलब दूधारू जो पशु होते हैं, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट कैटल्स कौन से होते हैं, जो बोझ ढोने के लिए काम आते हैं। तो पहले क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालते थे लोग, है ना, उसमें क्या करते थे भाई, बोझ ढो के लेकर जाते थे, दूध दारू पशुओं को दूध मिल्क भी बेचा जाता था, और उन्हीं से ही लोगों का निर्वाह चलता था। तो गाँव के स्तर पर आज भी देखोगे आप, पशुपालन से, दूध बेचने से, बोझ होने से लोगों का काफी घरों का काम चलता है और प्रमोट होते हैं, इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट भी ये चाहते थे कि गांधी का किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, ये एक भी प्रमोशन था। इस तरह के ये प्रिंसिपल सामने डाले थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी अब बात करते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की, जिसमें सबसे पहले जो मैंने बताया भी है आपको क्लासेस में, आर्टिकल 44, आप कमेंट करके बताइए किसके ऊपर है। तो इसमें देख लीजिए, टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में पूरा वीडियो है हमारे स्कॉलर कैंपस के चैनल पर, आपको यूसीसी के बारे में पूरा बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस फॉर ऑल के लिए, कि भी सभी के लिए लागू होगा। और आप यदि ये लेक्चर्स आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, कि भाई आपके एग्जाम से रिलेटेड बेहतर तरीके से पता है, भाई अलग अलग तरीका होता है सभी का पढ़ाने का, मेरा ये तरीका है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में डिलीवर किया जाए, ताकि आपका एग्जाम की प्रिपरेशन और भी बूस्ट हो जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और देखिए भाई नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई किस प्रकार से सक्सेशन की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की किस प्रकार से बात करेंगे, और सभी रिलीजन्स पर लागू होना चाहिए। अलग अलग नहीं है कि भाई इस्लामिक के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, हिंदूज के लिए अलग है, ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। और डाइवर्स का सिस्टम किस प्रकार से ये यूनिफॉर्म बात करता है, लिबरल की बात करता है, ठीक है। ये इस प्रकार से टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। और अभी भी गवर्नमेंट, ये बहुत चर्चा का टॉपिक है, अभी भी गवर्नमेंट इस पर फोर्स कर रहे हैं कि भाई लागू, अपने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला हुआ है उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने भी डाला हुआ है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। अब देखो भाई ये लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो बाद की चर्चा की बात है, ठीक है। अब आर्टिकल लेके आते हैं आर्टिकल 45 के बारे में, टू प्रोवाइड द अर्लियर चाइल्डहुड केयर अंटिल द 6 ईयर ऑफ द एज। अर्लियर चाइल्डहुड केयर का मतलब क्या है, कि देखो भाई ये एक अमेंडमेंट था हमारा राइट टू एजुकेशन का। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट 2002 में। अब ये इसको किस में डाल, ये था तो कॉन्सेप्ट क्या पहले कि 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अमेंडमेंट लेके आते हैं तो किस में डाल देते हैं हम, फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं। तो फंडामेंटल राइट तो जस्टिसेबल है ना, कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो ये तो लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको कहां से कहां तक 0 to 6 ईयर्स के तक को क्या दिया गया, प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, आंगनवाड़ी वगैरह के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। और आर्टिकल किसमें डाल दिया गया है, 45 में। और ये पहले, इससे पहले कब, 86 अमेंडमेंट 2002 से पहले ये कहां पर लागू था, ये था भैया किसमें, आपके आर्टिकल 40 में, डीपीएस पे। ये किसमें लागू था, डीपीएस में मिला। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड द मॉडर्न साइंटिफिक प्लान्स। भाई इसका मतलब क्या है कि भाई एग्रीकल्चर में हम एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिक तरीके का यूज करें। तो इसमें लिखा भी होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट करें। तो आज आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया गया था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया, सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया था, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया गया था। ये क्या था कि भाई ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्निक करके, और यहाँ पर हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड और मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके देश के लिए।
उसके बाद आर्टिकल 48 फिर से अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और टू प्रमोट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था भैया। किसके लिए? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, आपका पता है 1972। ये एक प्रकार का एक्ट है कि अभी एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे जो बीमारियां हैं साइंटिफिक तरीके से कि भाई इनकी सुरक्षा किया जाए। आप देखोगे कई जगह पेड़ों में दवाएं छिड़कना और बहुत सारी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आर्टिकल 48 ये इंपॉर्टेंट है भैया, कि आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 49। इसमें क्या है? टू प्रमोट द मॉन्यूमेंट्स हमारी द प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट द आर्टिस्ट द हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, एक प्रकार से इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको आप हेरिटेज साइट्स में डाला गया है। देखो आपने यूनेस्को ने डाला हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनके प्लेसेस की रक्षा करें और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के बारे में बताएं कि इस प्रकार से लाल किला है, इस प्रकार से जामा मस्जिद है, ताजमहल है, दिलवाड़ा मंदिर है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल किस में डाल दिया गया? 49। अब आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 क्या है? द सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले क्या होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्या होता था कि जो जुडिशरी होती थी वो भी एक ही होता था और एग्जीक्यूट करने वाला भी एक होता था, मतलब एग्जीक्यूटिव भी एक ही होता था और जुडिशरी भी होता था। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डिप्टी कमीशन डीसी बोल सकते हो आप, है ना। वो क्या करता था? लॉ भी वही बनाता था और लागू भी वही कराता था। तो कैसे इंडिपेंडेंट रही? आज हम देखोगे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन देखते हो ना भाई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी किस क्या बोलते हैं हम? जुडिशरी द इंडिपेंडेंट बॉडी, है ना। तो क्या है आज के टाइम में सेपरेटेशन है, अलग है। किस किस को अलग कर दिया गया है? तो सेपरेट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया है। ये आर्टिकल भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम मतलब यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में किस प्रकार से कई बार कॉन्सेप्ट डाल के दे दिया जाता है। तो लास्ट आर्टिकल की बात करेंगे, इसमें हम आर्टिकल 51 क्या है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटीज। अभी करंट में सिचुएशन इस प्रकार की आप देखने को मिलेगा, और एस जयशंकर जो हमने फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी बताया था, मिनिस्टर हैं जिन्होंने, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रमोट कर रहे हैं कि इसका इंटरनेशनल पीस का, है ना। अभी क्या युद्ध चल रहा है? यूक्रेन और किसका चल रहा है? रशिया का युद्ध चल रहा है। तो हमने देखो ना, किसी के खिलाफ भी वोट नहीं किया, है ना, ना तो उसके पक्ष में किया ना उसके खिलाफ, क्योंकि ताकि हम ये चाहते हैं, मोदी जी ये चाहते हैं, मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है, या देश का हमारा इतिहास भी रहा कि हमने किसी पर भी आज तक फर्स्ट अटैक नहीं किया है। उसका रीजन क्या है कि हम किस प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं? आर्टिकल 51, है ना, कि हम चाहते हैं कि बैठकर मसला सुलझाया जाए, चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके। ये नहीं है कि भी किसी के खिलाफ जाकर या किसी पर अटैक करके इन चीजों को सोल्व किया जा सके। तो इस वजह से आर्टिकल 51 क्या कहता है? तो प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। नहीं तो अभी तक तो हम पाकिस्तान को बहुत पहले खत्म कर देते, है ना। बस हमें क्या, अपने प्रिंसिपल्स ने रोका हुआ है, हमारी जो इंसानियत है उसने रोका हुआ है। तो आज तक यही करते हैं, एंड क्लास का आर्टिकल 51 तक। हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप हमारे स्कॉलर कैंपस के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।